नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आज 1 जनवरी है। 2024 की विदाई हो गई और हम 2025 में पहुंच चुके। बाजार, हाट, चारों तरफ जश्न है। मॉल उत्पादों से भरे पड़े हैं। लोग दौड़े चले जा रहे हैं। सारे पार्क, सारे मैदान भर चुके हैं। हर तरफ सिर्फ जश्न और जश्न है। लेकिन हम इस नववर्ष की बधाई देने की स्थिति में आपको नहीं है। दरअसल जब जब 1 जनवरी की याद आती है तो खरसावां गोली कांड की याद आती है। यह वही दिन है जब आजाद भारत में आदिवासियों को, निहत्थे आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया था। और उनका कसूर क्या था? आजाद भारत में जब सारी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो खरसावां को उड़ीसा में मिलाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि खरसावां के निवासियों की कोशिश या मांग थी, वहां के आदिवासियों की मांग थी कि इसे झारखंड का हिस्सा बनाया जाए। और इसके विरुद्ध में या इस मांग के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया था। और उस सभा में जब गोलियों की बौछार हुई तो दावा किया जाता है कि 1000 आदिवासियों की निर्मम हत्या हुई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या करीबन 30,000 की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस हत्याकांड की, इस नरसंहार की, आजाद भारत की सबसे बड़ा नरसंहार की तुलना जालियांवाला हत्याकांड से की थी। तो यही कारण है कि मैं आपको इस नववर्ष की शुभकामनाएं देने की स्थिति में नहीं। हमारे साथ हैं प्रखर आदिवासी चिंतक, लेखक, शोधकर्मी ग्लैडसन डुंगडुंग जी। हम ग्लैडसन डुंगडुंग जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि यह आजाद भारत का जिसे पहला नरसंहार कहा जा रहा है, जालियांवाला हत्याकांड से तुलना जिसकी की जा रही है, वह नरसंहार क्या था? ग्लैडसन डुंगडुंग भाई, जोहार। जोहार। आपको भी मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, कारण आप समझ रहे हैं। किस रूप में याद कीजिएगा आज के दिन? देखिए, यह एक तरह से स्थापित हुआ है कि आजाद भारत का यह सबसे बड़ा कांड था, जलियांवाला बाग कांड जैसा कांड था। और इसीलिए आप देखेंगे कि आदिवासी समाज के लोग हमेशा जो है देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनको नेता नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये हत्यारे जो थे, और जब उनका स्टैचू बनाया गया गुजरात में, वह भी दुर्भाग्य है कि आदिवासियों की जमीन छीनकर, यहाँ तक कि उनका धार्मिक स्थल है उसको छीनकर वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टैचू, प्रतिमा लगाया गया। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए भी है, जब मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में और उसके बाद के दिनों में भी जब आदिवासी मुद्दों को मुस्तैदी के साथ जोर शोर से उठा रहे थे, तब ये वही व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कहा था कि 10 साल के बाद आप आदिवासी शब्द भूल जाएंगे। मतलब आपको ऐसा इतना न्याय दे दिया जाएगा आदिवासियों को कि आपका कोई दर्द नहीं रहेगा। ये वादा उन्होंने संविधान सभा में किया था। बिल्कुल। लेकिन आज भी देखिए, 10 साल क्या, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए आदिवासी लोग जो जानते हैं इतिहास को, वो नववर्ष नहीं मनाते हैं, बल्कि उस दिन वो लोग मातम मनाते हैं और उस संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ने का प्रतिज्ञा भी लेते हैं। क्या था खरसावां गोलीकांड?
थोड़ा आपको संक्षेप में इसकी कहानी हाँ, बता सकते हाँ, हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको याद होगा जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद अलग-अलग रियासतों को जो है इसका भारत का हिस्सा बनाया जा रहा था। विलयकरण की प्रक्रिया चल रही थी। विलय किया जा रहा था और उसमें जो है कि अलग-अलग रियासत के राजा रजवाड़ थे जो अपने-अपने इलाके में शासन चला रहे थे, उनके साथ समझौता किया जा रहा था। और उसी क्रम में जो है क्योंकि उस समय में झारखंड आंदोलन भी चल रहा था, आपको मालूम होगा कि मरंगों के जयपाल सिंह नेतृत्व मुंडा में के नेतृत्व में जबरदस्त झारखंड मूवमेंट चल रहा था और वो अलग राज्य की माँग थी। अलग राज्य की मांग थी हाँ, शायद। लेकिन उस समय में ये जो खासकर सरायकेला और खरसावां खरसावां। इस रियासत को उड़ीसा में विलय करने की प्रक्रिया चल रही थी और उसी के विरोध में और झारखंड अलग राज्य मांग के समर्थन में वहाँ मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया था खरसावां में और जहाँ पर मरंगों को जयपाल सिंह मुंडा जाने वाले थे और उनका चूंकि उस समय में वो एक करिश्मेटिक लीडर थे तो उनका नाम सुनते ही भीड़ लग जाती थी उनको सुनने के लिए तो हजारों की भीड़ लग चुकी थी और वहां पे जो है कि उड़ीसा पुलिस ने गोली चलाया। ऐसे ऑफिशियल कहा जाता है कि 1000 लोग मरे थे, अनऑफिशियल कहा जाता है कि 30,000 के आसपास मारे गए थे लोग। तो यह मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है, दुखद है जिसको जब तक मतलब यह धरती रहेगा आदिवासियों को यह गोली कांड हमेशा पीड़ा भी देगा और लड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा भी देगा। माने झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो यह जो नववर्ष है एक काला दिन है। हाँ, बिल्कुल। झारखंड के संदर्भ में शायद झारखंड में और दूसरे भी लोग रहते हैं, मूलवासी शायद काला दिवस नहीं कहेंगे, लेकिन खासकर आदिवासी काला दिवस ही मनाते हैं उसको, बल्कि चूँकि ये नववर्ष है पूरा दुनिया मनाती है, लेकिन इसलिए आके विरोध नहीं करना है लोग दूसरे लोग लेकिन आप अपने तरह से उस चीज़ को आप जब अपना दुःख प्रकट करते हैं तो ये समझ में आता है लोगों को कि ये लोग क्यों दुःख प्रकट कर रहे हैं। जब लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ आदिवासी समाज को और जयपाल सिंह मुंडा को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे थे कि हम इतना न्याय देंगे कि 10 वर्षों में आप आदिवासी शब्द भूल जाएंगे। तो यह तो एक उसी समय एक आदिवासी पहचान को मिटाने की क्रम में भी इसको देखा जा सकता है। हाँ, कहा है कि कितना भी जस्टिस किया जाए उसकी पहचान तो नहीं मिटाई जा सकती ना। देखिए, यदि आप संविधान सभा का जो भी बहस है उसको उठा के आप देखिए, भारत का जो संविधान का जो पहला मसौदा था उसको देखिए, तो उसमें आदिवासी पहचान को लेकर अनुच्छेद 13 उपअनुच्छेद 5 में आदिवासी और एबोरिजिनल शब्द डाला हुआ था। लेकिन 1 दिसंबर 1948 को ही आदिवासी शब्द को संशोधन संख्या 491 के द्वारा हटा दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि 1948 कितना दुखद साल रहा है आदिवासी के लिए। एक तो जलियांवाला बाग कांड जैसा कर दिए पूरा तड़ातड़ गोली चला दी आदिवासियों के ऊपर में। उसके बाद उनका आदिवासी शब्द संविधान से उसका मसौदा से खारिज कर दिया, है ना? तो फिर उसके बावजूद जो है कि मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा उन पर विश्वास किए, लेकिन 10 साल के बाद वो देखिए कि बहुत सारा मतलब कुछ किया नहीं गया। तब वो बाद में वो भाषण देते हैं, पब्लिक में उन्होंने कहा है कि काश अगर मुझे इतिहास सिखाया होता, तो मैं नेहरू की बातों पर भरोसा नहीं करता। क्योंकि नेहरू भी उसी तरह विश्वास करके रखे थे। जैसे आप उड़ीसा में जब हीराकुद बना, लोग विरोध कर रहे थे आदिवासी लोग। लेकिन नेहरू मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा को समझाया और भेजे वहाँ पर कि अपने लोगों को आप समझा दीजिए, हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, उनके लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? आप देखिए हीराकुद डैम के बाद यहाँ एचईसी उन्होंने बनाया, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट या फिर यहाँ पे मसनजोर डैम बना, मयूरक्षी डैम या मैथन डैम जितने भी बने, सभी जगह एक तरह से आदिवासियों की पहचान, उनका अस्तित्व, है ना, उसका अस्मिता, सब चीज़ को मटियामेट कर दिया गया, डुबा दिया गया और जिसका दर्द अभी भी और अभी देखिए लोगों को आपस में धर्म के नाम पर ऐसा उलझा दिया गया है, मतलब हर कुछ कोई भी मुद्दा आता है, लोग सबसे पहले धर्म टटोलने लगते हैं, धर्म का चश्मा से देखने लगते हैं और उस मुद्दा को एक साथ लड़ने के बजाय आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये मतलब ऐसे जाल बिछा दिया गया है, लगता है कि अगला 50-60 साल या 100 साल के बाद
आदिवासी अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, वो बहुत ही चिंतनीय विषय है। आपने नेहरू की बात की। कुछ लोग का दावा है कि नेहरू जिस पंचशील की बात करते थे, उसका उदय जो है आदिवासी समाज से ही हुआ था। तो एक तरफ लोहिया जो जस्टिस की बात करते हैं, एक तरफ नेहरू जो पंचशील की बात करते हैं, और कहा जाए कि नेहरू के पास एक वर्ल्ड वैश्विक इतिहास की समझ भी थी। बावजूद इसके आदिवासी समाज के साथ जो हुआ, और सिर्फ खरसावां गोलीकांड की बात नहीं है, बाद में गोवा गोलीकांड भी हम देखते हैं, और हुआ। झारखंड, गोवा और झारखंड में और भी कई दूसरे गोलीकांड हुए और कांग्रेस के ही रिजिम में हुए। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ वही है, कंट्राडिक्शन वही है कंट्राडिक्शन है। कि एक तरफ नेहरू पंचशील की बात करते हैं, लेकिन उस पंचशील को खुद भी फॉलो नहीं किए, और उसके बाद की जो कांग्रेस की सरकारें रही, वो भी फॉलो नहीं किए, और आज तो पंचशील को कोई याद भी नहीं याद करता भी है। नहीं करता। हाँ, वो हास्य में चला गया। पंचशील छोड़िए ना, संविधान में आइए, पंचशील तो खैर उनका लिखा हुआ है, मान मान लीजिए, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, 5वीं अनुसूची, या फिर उसके बाद 5वीं अनुसूची के बाद जो भी कानून बने, या आप पेशा कानूनों से 96 की बात कर लीजिए, वन अधिकार कानून की बात कर लीजिए, या अंग्रेज के ज़माने में सीएनटी, एसपीटी कानून जो बने, आदिवासियों के लिए जितने भी संवैधानिक प्रावधान रखे गए, बनाए गए या कानून हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता है। और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं किया जाता है, यदि संवैधानिक प्रावधान के इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कानून के इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो उनको आदिवासियों का जमीन, उनका जंगल, उनका खनिज संपदा तो इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि यही जल जंगल जमीन खनिज संपदा को तो लूट के जो है कि लोग महल बना रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आदिवासी समाज हाशिए पर उसको डाल दिया गया है। आज उनकी सोचिए, अफसोस की बात है कि खनिज उनके पास से निकल रहा है, उसको ना वो छू सकता है, बेच सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। रॉयल्टी के नाम से जो वापस अभी 2015 से जो आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, उसको यहाँ के डीसी और डीडीसी बंदर बांट कर रहे हैं, कहीं पे करोड़ों रुपया में जिम बना रहे हैं, कहीं डंग बंगला बना रहे हैं। उधर टीएसपी का फंड जो संविधान का अनुच्छेद 275 के तहत मिलना है, वो टीएसपी का फंड से झारखंड में तो आप प्रेस क्लब बना है, उड़ीसा में बड़ा बड़ा हाईवे और पुल बना है। तो आदिवासियों का नाम से जो पैसा भी आ रहा है, वो सारा कुछ को लूटा जा रहा है, बंदर बांट किया जा रहा है, उनका अपना जमीन, खनिज संपदा, जंगल सब कुछ को लूटा जा रहा है। तो आदिवासियों को ये लोग जल्द से जल्द हाशिए पे डालकर उसको खत्म करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ उनका अपना आदिवासी पहचान उसको खत्म करके उसको वनवासी बोल देता है। दूसरी तरफ उसका अपना धार्मिक पहचान को खत्म करते हुए बोलता है कि तुम हिंदू हो, सनातन हो। तो सब कुछ चीजें आदिवासियों के ऊपर थोपा जा रहा है, और उनके पास जो भी चीज है उसको निगल लिया जा रहा है, और एसिमिलेशन मतलब मुख्यधारा में लाने के नाम पर उनको समाज में एसिमिलेट कर दिया जा रहा है, समाहित करने की कोशिश हो रही, ताकि आदिवासी अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति, जल जमीन, जंगल सब कुछ छोड़ के इधर आ जाए, और वो लोग सब कुछ हथिया लेंगे। एक सवाल उभरता है कि खरसावां गोलीकांड जब हुई, उस समय भी आदिवासी अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, और 75 वर्षों के बाद आज भी उसी स्थिति में है। सत्ता, केंद्र की सत्ता के जो सत्ताधीश हैं, वे बदलते रहे। कभी भाजपा आई, कभी कांग्रेस आई, कभी खिचड़ी सरकारें आई, पर आदिवासी समाज के प्रति जो उसका नजरिया है, उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला। नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो स्टेट है ना, ये मूल लड़ाई यही है। जब स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था भारत में, किसने स्टेट को फॉर्मेशन किया? तो ब्रिटिश किए ना। तो ब्रिटिश हुकूमत आने से पहले परिस्थिति कैसे थी? आदिवासियों का अपना इलाका था, अपने तरीके से वो शासन कर रहे थे, और उसमें उनके पास पूरा पारंपरिक अधिकार था, जंगल जमीन पर, खनिज संपदा पर, नदी पर, सब कुछ पर उनका हक था। जैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, स्टेट ने अलग अलग कानून, चाहे तो आप 1773 का 1793 का स्थायी बंदोबस्ती कानून आप देख लीजिए, या जो 1855 से जो जंगलों को कब्जा करने के लिए कानून जो डलहौजी और उसके बाद में निरंतर बनते रहा, उनको आप देख लीजिए, या आज के समय कानून देख लीजिए। उनका जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा, मतलब उनका, हम उसको हम लोग बोलते हैं लैंड टेरिटोरी एंड रिसोर्सेज, आदिवासियों की जमीन, उनका इलाका, और
उनका प्राकृतिक संसाधन, उसको ही हथियाने की लड़ाई चल रही है। तो इसीलिए है, इसलिए मैं कहता हूँ इसका रास्ता क्या है? इसका 3 रास्ता है। एक रास्ता यह है कि जिस तरह से आदिवासी पिछला 200 साल 2 250 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ का जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा जो है प्राकृतिक संसाधन है उस पर हमें मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, वो मौलिक अधिकार उनको मिल जाए तब ये मामला सुलझ जाएगा। दूसरा, जितने भी आदिवासी हैं उनको खरसवां गोलीकांड जैसा खड़ा करके सरकार उनको गोली मार दे और सब कब्जा कर ले। तीसरा, आदिवासी अपना सब कुछ त्याग दे दे, सब हमारा रोज है कि भूल जाए अपना इतिहास, अपना अस्तित्व, अपना पहचान सब भूल जाए। लेकिन आदिवासी जो भूलेगा नहीं, क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि हमारा धरती आबा बिरसा मुंडा ने कहा है कि उलगुलान का अंत नहीं होगा, क्योंकि उनको 5वां क्लास में ही समझ में आ गया था कि दिक्कू लोग हमारा जल जंगल जमीन लूट रहे हैं, हमारा शोषण और अत्याचार कर रहे हैं और आगे भी होगा। इसीलिए उन्होंने संदेश दे दिया कि मैं जा रहा हूँ लेकिन उलगुलान का अंत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और इसलिए मैं आज के युवा बहुत लोग हमको बोलते हैं कब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, कब तक संघर्ष करेंगे, कब तक आंदोलन करेंगे। मैं बोलता हूँ यदि आपको अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो आपको चाहो या ना चाहो आपको धरती आबा बिरसा मुंडा का रास्ता में, उलगुलान के रास्ता में जाना ही पड़ेगा, आपको संघर्ष करना ही होगा। एक और खरसवां गोलीकांड के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपने सीने को तैयार रखना पड़ेगा। वो तो हम लोग सोचते ही नहीं, इसलिए आपने देखा झारखंड बनने के बाद कोयलकारों में गोली चलाना, वो लोग क्या मांग कर रहे थे? वो कह रहे थे कि हमारा जो है कि इलाका है, यहाँ पे डैम मत बनाओ, हमें नहीं चाहिए। डैम बनाने के लिए जबरदस्ती वहाँ मतलब बिजली उत्पादन करने के लिए वो बना रहे थे। उसी तरह रिसेंट का आप बात करेंगे तो पथलगड़ी सबसे बड़ा उदाहरण है रिसेंट का। उसमें क्या मांग कर रहे थे? ये गांव हमारा है, यहाँ पे आप पूछ के आइए, क्योंकि एमओयू हो रहा था सरकार और कंपनी के बीच में और सर्वेयर सीधे गांव में भेज देते थे। जबकि जब पेशा कानून है, ग्राम सभा है, तो आप जब एमओयू करते हैं तो ग्राम सभा को क्यों इन्वॉल्व नहीं करते हैं? ग्राम सभा को पूछेंगे नहीं और सर्वेयर भेज देंगे, तो लोग बांध बांध के घुमाने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारा इलाका, इससे में स्टेट को दर्द हो गया, क्योंकि संसाधन नहीं छीन सकते हैं। अब 200 गांव में पथलगड़ी होगा तो हंगामा तो होगा ना, सरकार फिर संसाधन कैसे लूटेगी? तो इसीलिए 209 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो, 115 लोगों को जेल में ठूस दिया था। तो इसलिए ये कोई अनापेक्षित नहीं है कि आदिवासियों के ऊपर गोली चले, उनके ऊपर केस मुकदमा किया जाए। सीएनटीएसपीटी कानून को संशोधन किया था, अभी भी मेरे और मेरे साथियों के ऊपर 2-2 मुकदमा चल रहा है। तो ये सब चीजें होते रहते हैं, हम लोग इस सब चीजों से नहीं डरते हैं। ईटागढ़ में एक डैम का मामला है, पलामू में डैम का मामला है, उसके भी स्थापित भी संघर्ष कर रहे हैं, करें जल जमीन नहीं देंगे, जान भले ही दे देंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आदिवासी का संदेश है, संदेश ये है, बहुत लोग उसको नकारात्मक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि आदिवासी कैसे बुड़बक है, बोलता है जान देंगे जमीन नहीं देंगे। इनको तो कहना चाहिए ना जान देंगे ना जमीन देंगे। ये सिंपल सा संदेश ये है कि हमारा जान से भी जमीन ज्यादा प्यारा है। वो इसलिए कहते हैं कि जमीन ही नहीं रहेगा तो हमारा जान कहाँ पे, अस्तित्व उसका कहाँ से रहेगा? जमीन पर ही नहीं सब कुछ है, हमारी पहचान, भाषा, संस्कृति, हम सब जमीन में ही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जान देंगे जमीन नहीं देंगे, और ये उलगुलान चलता ही रहेगा। तो यह थे हमारे साथ आदिवासी चिंतक और विचारक गलेटसन डुंगडुंग, जिनका साफ मानना है कि खरसावां गोलीकांड हम आदिवासियों को इस बात की प्रेरणा देता है कि लड़ाई चाहे जैसी हो, संघर्ष यह नहीं रुकेगा। यही बिरसा मुंडा का संदेश है और यही जयपाल सिंह मुंडा की शिक्षा है। आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर अपने जल, जंगल और जमीन को नहीं छोड़ेगा, भले ही इसके लिए उसे कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़े।